हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के दो रूप, आसन और प्राणायाम, इनके बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको इन्हें कैसे करते हैं ये बताने वाला हूं, इनके नुकसान और फायदे के बारे में बताने वाला हूं। ये चैनल जो कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम में जो एंजाइटी होती है, जो टेंशन होती है, उसे कैसे दूर करें, उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूं। और थोड़ा सा आयुर्वेद का भी मैं इसमें जिक्र करूंगा, जो बहुत आसान और आप लोगों के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम किन आसनों में बैठकर योग करते हैं या करना चाहिए, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और हम हस्त मुद्राएं बहुत सारी होती हैं, जो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ज्ञान मुद्रा है, अपान मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, जल मुद्रा है, वरुण मुद्रा है। ये इतनी मुद्राएं हम अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर जो हमारे विद्यार्थियों के लिए खास है, उसको मैं बताऊंगा। और इन मुद्राओं में बैठकर ही उन्हें योग करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे की आपको फिर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों के लिए तो इसका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत ने ही इस योगा डे के लिए प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल रखा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रस्ताव को वहां रखा और 170 से ज्यादा देशों ने इसका अनुमोदन किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो इतने बड़े लेवल पर इस प्रस्ताव की स्वीकृति भारत की जो विश्व गुरु होने की एक सोच है, उसको बताती है, और हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा योगा और थोड़ा सा आयुर्वेद हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम डॉक्टर के पास जाएं, ये तो अच्छा नहीं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम की और आसन की। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो तरीके से हमें काम करना जरूरी होता है। एक तो बाह्य शरीर, हम बाहरी शरीर को अपने हष्ट-पुष्ट रखना चाहते हैं, हम अपने बाह्य शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं। और एक हम अपने अंदरूनी शरीर, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर हमारे अंग हैं, उनको कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो बाह्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम आसन करते हैं, लेकिन जो अंदरूनी शरीर है, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लंग्स की बात करें, हम किडनी की बात करें, हम पेनक्रियाज की बात करें, हम लीवर की बात करें, इन सबको भी तो स्वस्थ रखना जरूरी है, लेकिन इनके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसके लिए हम ये प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम ऐसी एक तरीका है जिससे हम अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में ही हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन उसको एक डिसिप्लिन, एक तरीके से उस क्षमता को हमें डेवलप करना होता है। फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं प्राणायाम की, तो प्राणायाम हम वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, हम पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं, हम जिन पर पद्मासन पूरा न लगे वो अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं, और हम अगर किसी वजह से हमें अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है, तो हम इसे सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको सुखासन में भी नहीं बैठा जाता है, तो वो ये प्राणायाम कर सकता है चेयर पर बैठकर, जैसे पैर लटका करके बैठते हैं, ऐसे ही वो कर सकता है। मैं अगर आपको वज्रासन की बात बताऊं, वज्रासन हम सभी जानते हैं, ये तो बहुत पॉपुलर है। हम इस तरह से बैठते हैं, ये हमारा पीछे की तरफ पैर ले जा करके हम ऐसे बैठते हैं। और ये वज्रासन की इस स्थिति में हम कुछ
योगा, कुछ आसन ज़्यादा करते हैं वैसे इसमें। और ये एक ऐसा आसन है जो हमारे लिए, जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खाना पचाने में भी हमारी मदद करता है। लेकिन नॉर्मली हम प्राणायाम इसमें नॉर्मली बैठकर नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करें पद्मासन की, तो पद्मासन में क्या करते हैं कि हम ये पैर इसके ऊपर और ये जो हमारा पैर है ये यहाँ लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर ये पद्मासन किसी पर नहीं भी लग पाए तो आप अर्ध पद्मासन इस तरह से लेकर के जा सकते हैं और इसमें भी आप अपने प्राणायाम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सुखासन, ये आराम से, जिसे हम पलौठी मारकर बैठना कहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही करिए। ये योग उसी तरह से आपको लाभ करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। हमारे 8 प्राणायाम का पैकेज है और उस 8 प्राणायाम को अगर आप लगातार करते हैं तो जिस तरह से बच्चा जन्म लेता है 9 महीने में, तो ऐसा कहा जाता है कि 9 महीने में हम अपने पूरे शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं अगर लगातार आप इन्हें करते हैं। लेकिन इन 8 में से 2 प्राणायाम सीधे कुछ बीमारियों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक बाह्य प्राणायाम है, ये बाह्य प्राणायाम हमारे सभी उदर रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए है और हम इसे डेली रूटीन में अगर चाहें तो न करें। लेकिन 8 में से 6 प्राणायाम करना तो सभी के लिए जरूरी है, आप ये मान सकते हैं। 8 प्राणायाम कौन कौन से हैं? अच्छा, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस बात को करते हुए भी अगर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं वो करते रहें तो अच्छा रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हम अपने जोड़ों के लिए, जैसे मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ चीज़ें और कर रहा हूँ, हाथों के लिए, पैरों के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की, तो 8 प्राणायाम कौन कौन से प्राणायाम हैं? सबसे पहले हम भस्त्रिका की बात करते हैं, फिर हम कपालभाति की बात करते हैं, कपालभाति के बाद हम बाह्य प्राणायाम की बात करते हैं, बाह्य प्राणायाम के बाद हम अग्निसार की बात करते हैं, अग्निसार प्राणायाम के बाद हम बात करेंगे अनुलोम विलोम की, और अनुलोम विलोम के बाद हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, और उज्जाई प्राणायाम के बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और फिर उद्गीत करेंगे। लेकिन जो 2 हैं बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, इन दोनों को आप रूटीन में चाहे तो स्किप कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो 8 प्राणायाम का पूरा पैकेज, फिर तो आप रूपांतरित होंगे ही होंगे, आपके शरीर से बीमारियां जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन आप 6 प्राणायाम तो सभी लोग रोज कीजिए। जैसे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं, यानी कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम आप करें, उसके बाद भ्रामरी करेंगे और उसके बाद उद्गीत करेंगे। ये प्राणायाम कठिन भी नहीं है। मैं आप लोगों को जो प्राणायाम, मेरा ये परिवार जो कोमर समंत्रा परिवार है, मैं योगेंद्र अग्रवाल और आप जैसा कि देख रहे हैं कोमर समंत्रा भाई योगेंद्र सर, मेरा ये फैमिली कुछ ही समय में, मेरी ये फैमिली कुछ ही समय में इतना प्यार मुझे दिया है, बढ़ रही है, देखकर खुशी होती है और मैं ज़्यादा उत्साह से अपनी वीडियोस बना पा रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस जो शिक्षा के बारे में है, जो अकाउंट में पढ़ाता हूँ, मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, उसके लिए वो होंगी वैसे तो, लेकिन आपको एक अलग तरीके की, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो भी यकीन मानिए कि अलग तरीके से ये आपको शिक्षा मिलने वाली है। हमारा ये चैनल चूँकि योग शिक्षा से संबंधित है, हमारा चैनल ये एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, लेकिन आज मैं नॉर्मल अपने अकाउंट और टैक्स की शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं इसमें योग शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो जो मुझे योग में आता है मैं आप लोगों के साथ उसे आज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास को अंदर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रीदिंग। कैसे लें? लेकिन
ये तो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज है। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपका भस्त्रिका का रूप ये होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस में आते हैं तो आप इसे, लेकिन जो यंग लोग हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम को 1 मिनट में 150 से 200 बार तक कर सकते हैं। कैसे? लेकिन जिन लोगों को बीपी की समस्या है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, वो इसे ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती है और उत्पन्न होती है। हम अगर इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों, ये हमारे लंग्स को मजबूती देता है। आजकल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, आप लोग जानते हैं, और कोरोना लंग्स पर ही आपके इफेक्ट डालता है, उस पर ही अटैक करता है। लेकिन अगर लंग्स आपके मजबूत होंगे तो कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम सभी को करना चाहिए। 2 से 3 मिनट सब लोग करें, लेकिन अगर किसी वजह से आप 40 के ऊपर के हैं तो, या आपको हाइपरटेंशन या इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप प्लीज इसे बहुत ही स्पीड से ना करें। हमारा मकसद डीप ब्रीदिंग होता है। दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि सर, ऐसा क्या है इस प्राणायाम में, श्वास ही तो ले रहे हैं। हाँ, श्वास ही ले रहे हैं, श्वास तो हम नॉर्मल में भी लेते हैं। अगर हम श्वास को एक अलग तरीके से ले रहे हैं तो अचानक ऐसे फायदा कैसे होने लगता है हमें? तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल आज शेयर करना चाहता हूँ। जब पानी बहता है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी बहता है, लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं बहता है और अचानक से कहीं से आया, बाढ़ का रूप होता है। हम कहते हैं बाढ़ आ गई, सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन जैसे ही वो 2 नदी के किनारों में बंधता है तो हम उसे नदी कहते हैं, और वो हमारी खेती को सींचता है, हमें बहुत सारे लाभ देता है, हमारे जीवन का रूप बन जाता है। मतलब लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन का मैं आपको इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ आज। ऐसे ही है, जो हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल, लेकिन उसी को एक अलग डिसिप्लिन मैनर में लेंगे तो वो प्राणायाम बन जाता है। मैं चाहे भस्त्रिका की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कपालभाति की बात करने वाला हूँ, चाहे मैं अनुलोम विलोम की बात करने वाला हूँ, इन सभी में आप इस चीज़ को देखेंगे। बात करता हूँ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक लिमिट में ही ये वीडियो करनी है, तो मैं आपको अब कपालभाति के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जब हम कपालभाति की बात करते हैं तो ये कपालभाति होता क्या है? तो दोस्तों, कपालभाति हमारे अंदर के सारे सिस्टम को, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे जो पूरा का पूरा सिस्टम है अंदर का, लंग्स को इतनी मजबूती देता है कि ऑटोमेटिक हम बीमारियों से दूर होते चले जाते हैं। और ये प्राणायाम करते हुए जब आप कपालभाति कर रहे होते हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन मैनर में भोजन करेंगे, कपालभाति, कई सारे लोग कहते हैं सर हमने तो कपालभाति 1 महीने किया, हमारा तो वजन कम नहीं हुआ। तो भाई, आपको इसके साथ डिसिप्लिन मैनर में अपना जो आहार की प्रणाली है वो डेवलप करनी पड़ेगी। आप एक तरफ बहुत ज़बरदस्त खा रहे हैं और एक तरफ आप कपालभाति कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, इट विल नॉट वर्क, फिर नहीं वर्क करेगा ये। तो आपको डिसिप्लिन श्वास लेने में अगर करना है तो उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन अपने खाने पीने में भी लाना होगा। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, आज की वीडियो में तो मैं इतना सब कुछ बता नहीं पाऊंगा, खैर, कि आपको खाने का क्या सिस्टम रखना चाहिए, लेकिन वो आसान भी नहीं है, मैं भी उस तरह से नहीं कर पाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं, मैं भी इस वीडियो में आप मुझे पूरा देख पा रहे हैं, तो खाने पीने का मन तो करता ही है, डिसिप्लिन मैनर। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सब कुछ सही रहे सिस्टम, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, आप अपने खाने पीने के सिस्टम को भी सुधारेंगे। दोस्तों, कपालभाति करना क्या है?
बहुत आसान है। करने का तरीका, हमें श्वास को बाहर फेंकना है। और फेंकना कहाँ से है? यहाँ पेट से लेकर के। इसको कई लोग श्वास को अंदर लेने लगते हैं। श्वास अंदर नहीं लेना है, आपको ये श्वास बाहर ही फेंकना है। कैसे? वापस लेना नहीं है। अब ये तो हंसी की बात हो गई, लेना नहीं है, केवल बाहर फेंकना है। तो दोस्तों, अगर आप लेते हैं तो एक प्रोसेस में आ जाएंगे, लेकिन जितने श्वास की हमें जरूरत है वो ऑटोमेटिक हमें आ जाता है। मैंने ये फेंका, आ गया जितना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कपालभाति को करते हुए हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी सर तक, उसी सीध में। अगर ये सीधी नहीं रहा, हम ऐसे बैठ के करेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। फिर ये ना तो लाभ देगा हमें, जिस लाभ के लिए हम ये कर रहे हैं, और हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। मैंने उतना एनालाइज नहीं किया, लेकिन हो सकता है इसका कुछ नुकसान भी हो जाए। तो हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, हम इस तरह से बैठेंगे। लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए हम ऐसे नहीं होंगे, यानी कि हम तनाव नहीं लेकर के आएंगे बॉडी में, होंगे रिलैक्स ही। ठीक है? दोस्तों, जितनी चीजें मैंने आपसे कही हैं वो सब चीजें आप उतनी देर करें जो मैं आपको बता रहा हूं, और इस वीडियो को अंत तक देखें। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में ही वो चीजें बताऊंगा जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कही हैं। सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात करते हैं, हमें योग किस मुद्रा में करना चाहिए? यानी कि हस्त मुद्रा। हस्त मुद्राओं का मतलब है कि हम अपने हाथों की मुद्राएं बनाते हैं। हम अगर ज्ञान मुद्रा की बात करें, अपान मुद्रा की बात करें, अपान वायु मुद्रा की बात करें, हम पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, ये बहुत सारी मुद्राएं हैं। शून्य मुद्रा बड़े काम की ये हमारी होती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये अलग अलग रोगों के लिए हैं और इनके अद्भुत फायदे हैं, नो डाउट। लेकिन सारे हम इसमें डिस्कस कर लें इस छोटी सी वीडियो में, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से, चूंकि ये चैनल है, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कौन सी मुद्रा है, किस मुद्रा में उन्हें बैठकर के योग करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये ज्ञान मुद्रा है। हम तर्जनी उंगली को और अंगूठे के इस भाग को ऐसे मिलाते हैं और बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं। इसको हम इस तरह से लेकर के बैठते हैं, लेकिन हम टेंशन अपने शरीर में नहीं रखते हैं, हम नॉर्मल बैठते हैं। पर ध्यान रखें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ये ज्ञान मुद्रा हमारे दिमाग को तेज करती है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। तो अगर हम इस मुद्रा में बैठ करके योग करते हैं तो अद्भुत लाभ होंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कपालभाति हमें करना कितनी देर चाहिए, हमें किस स्पीड से करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कपालभाति की कि हमें किस स्पीड से करना चाहिए, तो दोस्तों हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी स्पीड से हम कर रहे हैं वो सेम एक सी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी तो हमने ऐसा किया और कभी नहीं, एक ही स्पीड से आप स्ट्रोक लगाएंगे। दूसरी बात, हम इसे 1 मिनट में 120 बार तक कर सकते हैं, 100 से 120 बार तक कर सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी की समस्या है, खासकर वो लोग इसको 50 से 60 बार ही 1 मिनट में करें। बात करते हैं दोस्तों अनुलोम विलोम की। तो अनुलोम विलोम की जब हम बात करते हैं तो अनुलोम विलोम हमारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हमारी जो नासिकाएं
ये जो लेफ्ट वाली है इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, चंद्र स्वर। और ये हमारा सूर्य स्वर है, राइट वाला नोजल, ये सूर्य स्वर है। हमें चंद्र और सूर्य यानी कि मून और सन, इनको साधना है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक बिल्कुल ठंडा है, एक बिल्कुल गर्म है। अगर किसी वजह से आपको जुकाम हो जाए, अगर मैं थोड़ी सी आयुर्वेद की बात करूं, आपको जुकाम हो जाए तो उस जुकाम में आप क्या करेंगे, आप केवल लेफ्ट करवट करके लेट जाइए, तो आपका ये जो सूर्य स्वर है ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जुकाम का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब इनके इतने अद्भुत प्रभाव हैं। जो मैं कह रहा हूं वो ऐसे ही नहीं है कहने के लिए कह रहा हूं। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को हमें साधना है। तो जो श्वास हम नॉर्मल में लेते हैं उसे डिसिप्लिन मैनर में लेना है। हम अनुलोम विलोम में किस तरह से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, अब राइट से ही लेना, लेफ्ट से छोड़ देना है। मतलब जिधर से श्वास हम लेंगे उधर से छोड़ेंगे नहीं, दूसरी साइड से छोड़ेंगे और जिस साइड से छोड़ेंगे उसी साइड से वापस लेंगे और फिर दूसरी साइड से छोड़ेंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अनुलोम विलोम हमारी कंसंट्रेशन पावर को जबरदस्त करता है, हमारे पूरे अंदरूनी सिस्टम को। तो ये हम चाहे कपालभाति की बात करें चाहे अनुलोम विलोम की, अद्भुत फायदे हैं। और हमारे जो चंद्र स्वर और इन्हें साधने के बाद अगर अनुलोम विलोम आप कंटिन्यू 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स 5 मिनट तो आप सभी रूटीन में कर सकते हैं। अगर ये आपने साध लिए तो आपको कभी जुकाम होगा नहीं, आपको कभी बुखार होगा नहीं। तो ये इतनी अद्भुत एक प्राणायाम है। तो हमारा कपालभाति और अनुलोम विलोम, अब मेरे ख्याल से आप दोनों समझ गए। बहुत देर तक मैं करके दिखा नहीं सकता, एक बार और करके दिखा देता हूँ। इसमें भी जब हम कर रहे होते हैं तो इतने रिलैक्स होकर के करेंगे, ज्ञान मुद्रा में ही करें आप इसे स्टूडेंट्स। इसको हम जब हम करेंगे, ध्यान हमारे मस्तक पर होगा, एक ज्योति जलती हुई आप महसूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपका तनाव पूरे शरीर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है, लेकिन उस सीधा रखने के लिए हम ऐसे करके सीधा रखें नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल रिलैक्स होकर के सीधा रखना है ऊपर तक। न तन में तनाव न मन में तनाव, न तन में तनाव न मन में तनाव। ध्यान मस्तक पर, ज्ञान मुद्रा और अनुलोम विलोम, अद्भुत फायदे होंगे, अद्भुत फायदे होंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों उज्जयी प्राणायाम की। हमारा उज्जयी प्राणायाम, मैं 6 ही प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। वायु प्राणायाम और अग्निसार को मैं आपको यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा। उज्जयी प्राणायाम कैसा होता है? उज्जयी प्राणायाम हमारे गले के रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जयी प्राणायाम जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके खर्राटे बंद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत रिजल्ट हैं इसके। मैंने तो इसको एनालाइज नहीं किया है क्योंकि मेरा पूरी तरह से क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो रामदेव जी बताते हैं या और लोग योगा कराने वाले बताते हैं, अद्भुत रिजल्ट हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उज्जयी प्राणायाम की। ये होगा कैसे? तो हमारे जैसे 3 बंद होते हैं, मूल बंद होता है, उड्डयन बंद होता है, जलंधर बंद होता है। तो आप इसमें जलंधर बंद को लगा करके इसको करते हैं। कैसे? आप अपने ये ठुड्डी को अपने यहाँ लगा लेते हैं और फिर श्वास गले से लेते हैं, गले से श्वास खींचेंगे अंदर, छोड़ना नहीं है, खींचेंगे। बाईं नासिका से इसे छोड़ देंगे। दोस्तों
बहुत अद्भुत राम है। आप इसे 5 से 7 बार कर सकते हैं। आप इस उज्जयी प्राणायाम को जब करेंगे तो आप गले के रोगों से मुक्ति पाएंगे, आप खर्राटों से मुक्ति पाएंगे। खर्राटे नाक की कमजोरी होती है, इसका मतलब आपको नाक के कई सारे रोग इससे दूर होंगे। आपकी जो नाक की व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो लगातार इसे करिए, अद्भुत लाभ है। इसके बाद इसे आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। शुरू में होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो गला है वो हमारी कई सारी परेशानियां उसमें होती हैं। भले ही हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उसमें परेशानियां हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम की। ये भ्रामरी प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए तो वरदान है। आपकी याददाश्त बढ़ाता है, आपकी स्मरण शक्ति को बहुत तेज करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसे आप 3 से 5 बार कर सकते हैं दोस्तों। अपने आसान है, आप अपने हाथ की इन उंगलियों को देखिए। जो सबसे पहली तर्जनी उंगली आप उसे यहाँ रखते हैं, इसके बाद ये 2 उंगली ये आप आंखों पर रखते हैं और ये फ्री रह जाती है, तो इसको ऐसे ही बस उसके नीचे जहाँ भी एडजस्ट हो रही है रख देंगे, ठीक है। और ये जो अंगूठे हैं, इन अंगूठों से आप हमारे कान के जो ये होते हैं, ये है ना, इनको ऐसे दबाएंगे तो हमारे कान में बाहर की आवाज़ आएगी नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इन्हें दबा देंगे तो, और फिर आप श्वास लेकर के ओम का गुंजन करेंगे, लेकिन वो गुंजन बाहर नहीं आएगा। वो ओम का गुंजन आपको यहाँ महसूस होगा। जब आप ऐसे बोलेंगे, यहाँ महसूस होगा सर में ऊपर तक, और ये आपके जो ऊपर का हिस्सा इसको रूपांतरित करके रख देगा, आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा करके रख देगा। दोस्तों मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ऐसे करके ये आप 3 से 5 बार करिए भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन इसे भ्रामरी भी ऐसे इसीलिए कहते हैं, ये भंवरे की तरह से एक अंदर ही अंदर गुंजन होती है, कंपन होती है, और उसे हम अपने सर में यहाँ ऊपर तक महसूस करते हैं। ये महसूस करने की, फील करने की चीज़ है। तो जब हम महसूस करेंगे तो ये सारा का सारा हमारा ये रूपांतरित होगा और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और अंत में हमारा जो लास्ट प्राणायाम है वो प्राणायाम है उद्गीत। इसमें भी हम ओम का गुंजायमान करेंगे, लेकिन इसमें बाहर करेंगे, अंदर नहीं। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा, और किसी तरह का तनाव नहीं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और न तन में तनाव न मन में तनाव, और सीधे सीधे हम ओम का गुंजायमान करेंगे, उच्चारण करेंगे। दोस्तों आज इंटरनेशनल योगा डे है और आज का थीम है योगा एट होम। आप लोग ये जो मैंने अभी बताया उद्गीत, इसे आप 8 से 10 मिनट करिए, डेली 8 से 10 मिनट करिए। जो ध्यान की एक अवस्था होती है, कहते हैं ना लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की एक अवस्था को ये आपको प्राप्त कराएगा और आपकी स्मरण शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, इसमें बहुत अद्भुत तरीके से वृद्धि होगी। दोस्तों आज चूंकि योगा एट होम, हम कोरोना काल में जी रहे हैं। अगर आप योगा करते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेद जानते हैं, थोड़ा सा योगा जानते हैं, तो कोरोना भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जानने के साथ साथ मान लीजिए मैं जानता हूँ और मैं करूँगा नहीं तो मेरा भी बिगाड़ेगा। कोरोना क्या, कोई सी भी बीमारी बिगाड़ेगी, मेरा भी उसी तरह से नुकसान करेगी। लेकिन अगर मैं जानने के साथ साथ इसे करता भी हूँ तो निश्चित रूप से इसके अद्भुत लाभ होंगे। आपके जीवन में भी ये लाभ होंगे, आप ईमानदारी से उसे करेंगे। मैं कुछ आसन की बात करूं तो आसन, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं और हर आसन का अपना एक तरीका है। ये जैसे जैसे चूँकि मैं तो ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो बीच बीच में मैं इसको अपने पोस्ट नहीं बदल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आप एक प्राणायाम के बाद दूसरे प्राणायाम में जाने से पहले अगर चाहें तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते रह सकते हैं,
जैसे मान लीजिए बैठे बैठे थक गए तो ठीक है, अभी आप ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करिए। हमारे पैरों की बहुत सारी बीमारियों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम वरदान है। जैसे ये पैरों को इस तरह से करना, कुछ नहीं करना, बहुत टेंशन वाला तो है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन करना पड़ेगा। तो जो पैरों में पैर किसी के सो जाते हैं, किसी को दुखने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इससे दूर कर सकते हैं। ये उंगलियों में ये इस तरह से आप 10 से 20 बार इसे ऐसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारी परेशानी, आपको पता नहीं चलेगा। इन परेशानियों पर मैं आपको छोटी छोटी बातें आपको बताऊं कि इससे ये पर्टिकुलर परेशानी दूर होती है, इससे ये ऐसा नहीं है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही है, ये प्राणायाम हमारी हर बीमारी को दूर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस प्राणायाम ने कौन सी हमारी बीमारी को दूर किया। तो आप करते रहिए, ऐसे ऐसे घुमाइए गोल गोल। घुटनों के लिए, घुटने अगर आपके जवाब दे गए हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर किया कीजिए। ये आपको ये घुटनों से, अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरिटी से, आपको घुटनों को ऐसे जमीन में मारना है, ये नीचे की तरफ से ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है, ठीक है। और आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं आपको देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है। तो ये जैसे ही घुटना ना, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, इस पाली को, इस कटोरी को। कैसे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाभ देता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, बीच बीच में करते रहेंगे। इसका कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुरू में करना है, बाद में करना है, नहीं। ये तो हमें रिलैक्स करने के लिए करना है। आसन की अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे आसन हैं, और इन आसन में एक दो आसन ऐसे हैं जो हमारे विद्यार्थियों के भी विशेष काम के हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। बिना प्रैक्टिस के नहीं करेंगे। जिन्हें बीपी है वो नहीं करेंगे, बीपी वाले तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। शीर्षासन एक शीर्षासन है। इस शीर्षासन की खास बात यह है कि ये आपकी दिमाग को पूरी तरह से रूपांतरित करता है और आपको एक कंसंट्रेशन पावर के साथ स्मरण शक्ति गजब की देता है। लेकिन इसे किसी ना किसी की देखरेख में आप करेंगे। मैं इसे करके भी नहीं दिखाने वाला हूँ यहाँ। और इसके साथ साथ आप इस आसन से कई सारे रोगों से भी मुक्ति पा लेते हैं। तो शीर्षासन अगर आप करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति और कुछ रोगों के निदान के लिए ये प्रयोग होता है। एक बच्चे स्टूडेंट्स के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, मरकटासन है। कमर में दर्द की शिकायत रहती है बच्चों को, काफ़ी देर सीटिंग करके पढ़ते हैं तो उनको एक कमर दर्द की शिकायत हो जाती है, तो मरकटासन करते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये सारा सिस्टम फैला हुआ है मेरा, तो मैं शायद कर पाऊँगा या नहीं, देखता हूँ। ये मरकट आसन में क्या करते हैं, हम अपने दोनों हाथ को ऐसे फैला लेते हैं, ऐसे, और उसके साथ साथ फिर हम ये पैर ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, और हम पहले एक बार ऐसे मिला करके, गर्दन दूसरी तरफ होगी ऐसे और पैर दूसरी तरफ होंगे ऐसे, ऐसे इधर करेंगे। पता नहीं मैं इस वीडियो में इस टाइम आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मरकट आसन विशेष रूप से आपको मुझे पैरों को दिखाना था, तो आई थिंक वो दिख गए होंगे। अब बात करते हैं मरकट आसन में। इसके और भी इसका एक और रूप था, लेकिन क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ इस टाइम मैं वीडियो में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं, तो मैं आपको वो चीज़ डिटेल करके दिखा नहीं रहा हूँ। कई सारे आसन, मरकट आसन कमर दर्द के लिए, और एक हम भुजंगासन या अर्ध भुजंगासन कर सकते हैं। ये दोनों आसन स्टूडेंट्स विशेष रूप से करेंगे। भुजंगासन में हम अपने हाथ पर अपने अग्रभाग, शरीर के अग्रभाग को उठाते हैं। पहले कोहनियों के बल उठाते हैं, ये अर्ध हमारा भुजंगासन हो जाता है, और फिर हम इसे पूरा शरीर को यह हथेलियों पर उठा लेते हैं। तो ये हमारा पूर्ण भुजंगासन की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ तो
आपके सभी आसनों की कमी एक ही आसन पूरी कर देगा, और वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें 12 आसन इंक्लूड हैं और 12 पोज, ये आपके बहुत सारे आसनों की कमी पूरी कर देते हैं। आसन हमारे बाह्य शरीर को मजबूत करने के लिए हैं, हेल्दी रखने के लिए हैं, और हमारे प्राणायाम हमारे शरीर को अंदरूनी तौर पे मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर हमारा लीवर मजबूत होगा, वो हमने प्राणायाम से कर लिया, तो लीवर मजबूत होने के बाद ही हमारा जो शरीर के अंदरूनी अंग है, लीवर ठीक काम करेगा, किडनी ठीक काम करेगी, जो उनके फंक्शन है वो सब फिर वो सही से कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मान लीजिए मैं आयुर्वेद की थोड़ी सी बात करूं। एक तो मैं आजकल दांतों की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। दांतों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम बचपन से ही लगभग जाने लगते हैं डॉक्टर के पास। आजकल जो ये दांतों की समस्या बढ़ गई है दोस्तों, इस दांतों की समस्या में अब बूढ़े होकर नहीं, बचपन से ही हम डॉक्टर को विजिट करने लगते हैं, दांतों के डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करता हूँ। जब हम शौच में जाते हैं, शौच मतलब हम जब टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, तब हम शौच के वक्त अगर अपने दांतों को ऐसे ऊपर नीचे जबड़े को ऐसे कस के बंद कर लेंगे, तो हमें कभी दांतों की समस्या नहीं होगी, मसूड़े हमेशा मजबूत रहेंगे। हम अपने दांतों को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे अगर दबा लेंगे सोच के वक्त, तो फिर हमें दांतों की समस्या होगी नहीं। दोस्तों, एक हल्का सा भी हम ठंडा गर्म ले लेते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होती है, जुकाम हो गया है, सर्दी सी लग गई है। और सर्दी लगने का मतलब ये नहीं आपको सर्दी में ये प्रॉब्लम होती है, गर्मी में भी आप जब ठंडा गर्म ले लेते हैं तो नाक से पानी आने लगता है। तो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक यूकेलिप्टिस होता है, यूकेलिप्टिस सुना है, लिपस्टिक का पेड़ कह देते हैं हमारे देसी भाषा में। तो यूकेलिप्टिस या लिपस्टिक बड़ा लंबा सा पेड़ होता है, ऐसे इलाकों में उगता है जहाँ पानी बहुत आयात में होता है, ज़्यादा होता है। दोस्तों, उस यूकेलिप्टिस के आप कुछ पत्ते तोड़िए, 5-7 पत्ते, और उन्हें ऐसे हाथ पर बहुत मसल लीजिए, हाथ से उनका चूरा कर लीजिए, और फिर उसमें एक महक पैदा होगी, उसको सूंघिए। उसे आप दिन में 2-3 बार अगर करेंगे तो आपको जुकाम के लिए कोई दवाई ववाई लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आयुर्वेद तो हम घरों में जानते भी हैं। चूँकि ये वीडियो पहले ही शायद बहुत लंबा हो चुका होगा, तो मैं इसे और लंबा नहीं करूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये इतने ध्यान से सुना है, और आप लोगों का मुझे इतना सहयोग मिल रहा है, इतने कम समय में मुझे इतने सब्सक्राइबर मिले, इतना प्यार आप लोगों का मिला है, तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन एक टीचिंग का अलग तरीका दूंगा, ये फिर से आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और आप लोगों से इसी के साथ विदा लेता हूँ, और अगली वीडियो में फिर से आने का प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू।